चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। उपनिवेशवाद और देहात ये 12th क्लास के हिस्ट्री का भाग तीसरे का अगर टोटल हॉल सिलेबस की बात करें तो ये 10वां चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले पिछले वीडियो में हम आपसे बातें किए थे कि हम पहले बेस पे काम करेंगे, क्योंकि जितना बढ़िया से, चूंकि इसमें बंगाल, जमींदार और अंग्रेज, इन सभी की कहानियों को हम लोग को पढ़ना है। कैसे अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज किस तरह से बंगाल को औपनिवेशिक शहर बनाएंगे। चूंकि भारत के सबसे पहले औपनिवेशिक शहर बनने वाला अगर कोई है तो वो बंगाल है। तो इस कड़ी को समझने के लिए चार्ट बाय चार्ट कर करके हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जो वीडियो पिछला नहीं देखे हैं उनके लिए ये वीडियो कविता ही नहीं समझ में आने वाला है। हाँ, 10 मिनट टाइम दीजिएगा, 5 मिनट, तो आगे की सीरीज आपको समझ में आने लगेंगे। इससे बढ़िया है कि आप मेरे पहले इसी पर पार्ट 1 वीडियो को जाकर के देखिए, उपनिवेशवाद और देहात को। उसके बाद ये देखिए तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि देखिए आज के क्लास तक और एक क्लास और इस चैप्टर का हम पृष्ठभूमि ही तैयार करेंगे। इसके बाद जब आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो लगेगा वाह अद्भुत, क्या इतिहास है। फिर आपको जानने में मजा आएगा। किसी के बारे में कहते हैं ना कि अगर हीरो को जान रहे हैं तो उसका मूवी देखने के लिए पहले से ही हम लोग एकदम उत्सुक रहते हैं, और उसमें ज्यादा भी एक्शन, ज्यादा भी रोमांस नहीं रहता है, तो थोड़े से रोमांस में हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर हीरो ही पसंद नहीं है, हीरो के बारे में जानते भी नहीं है, तो कुछ ज्यादा भी रोमांस कुछ खास नहीं लगता है। वही आपके चैप्टर के साथ होने वाला है। जब हम सारे पृष्ठभूमियों को पढ़ा देंगे, उसके बाद जब चैप्टर में जाएंगे तो लगेगा क्या खूबसूरत सा इतिहास है। बस लगेगा कि बैठ करके पढ़ते ही रहे। जिस इतिहास से आप डरोगे ना, वही इतिहास आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए बकवास किए हुए हम लोग टॉपिक के ऊपर में आते हैं। पिछले दिन चार्ट बाय चार्ट डिस्कस किए। जो बच्चे चार्ट बाय चार्ट पढ़े थे पहले वीडियो में, वो आज उनको बेहतर समझ में आने वाला है। चलिए पिछले दिन हम लोग यहां तक टिक लगाया हुआ है। घेरिया के युद्ध तक हम लोग देखे थे कि घेरिया का युद्ध सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। अलीवर्दी खां वो आदमी जो बंगाल का नवाब बन जाता है और ये कहता है फाइनली कि सूबेदारी का सिस्टम गया जी, और अब यहां से बंगाल से जो टैक्स मुगल बादशाह को जाता था 1740 में, जब अलीवर्दी खां बंगाल का जब सूबेदार से नवाब बन जाता है फाइनली सरफराज को हटा कर करके, तब इसके बाद से बंगाल से एक फुटी कौड़ी भी मुगल बादशाह को नहीं मिलता है। इसके बाद की कहानी पढ़ना है। अब ये ध्यान से सुनेंगे। ये जो बंगाल, जिसमें पूरा आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा आ जाता है, इतना बड़ा बंगाल, और बंगाल में पहला नवाब अगर कोई बना है तो वो है अलीवर्दी खां। नाम याद रखेंगे, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है 1740। 1740 से पहले तक ही इस बंगाल से टैक्स बादशाह के पास में, मुगल बादशाह के पास जाते थे, दिल्ली के दरबार में। इसके बाद से टैक्स जाना क्या हो गया, बंद। चूंकि कह दिया अब हम क्या है, नवाब है। अब इसके बाद की कहानी आज के सीरीज से सुनते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही बंगाल का नवाब बन जाता है आपका अलीवर्दी खां, और ये अलीवर्दी खां के टाइम में ही कहते हैं कि इधर मराठाओं का शासन है। इस तरह का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इधर मराठाओं का एरिया है, और मराठा भी बहुत पावरफुल होते थे। मराठा लोग क्या किए, ये बेचारा 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, और 1742 में मराठाओं का पहला आक्रमण शुरू हो गया। ये ध्यान में रखिएगा बात को। यहां हमने लिख दिया है कि 1742 में मराठाओं की तरफ से ये आक्रमण जो है वो शुरू हो गया। और यही नहीं, कहते हैं कि अलीवर्दी खां के अंदर में जब तक पावर रहा तब तक ये मराठाओं से लड़ते गए। कभी इधर घेरा जाते थे मराठाओं सैनिक के बीचों बीच में, कभी इधर, कभी ओडिशा के कटक का जो क्षेत्र है, इलाका है, वहां मराठाओं के सैनिक इनको घेर लेते थे। तो कभी ये मराठाओं को पराजित करते, कभी इनको भी पराजित होने का सामना जैसा करना पड़ जाता, और ऐसे ही घिंचा फिचा कर करके किसी तरह से चल रहा था। आगे जब फाइनली लग जाएगा इनको कि मराठा बहुत पावरफुल है और मराठाओं से हम लोग को एक संधि कर लेना चाहिए, न तो इतना जो बहुत मशक्कत करने के बाद जो बंगाल हाथ लगा है, बंगाल के हम नवाब बने हैं, शायद अगर ये भी बंगाल हमारे हाथ से निकल न जाए, तो मराठाओं से क्या करेंगे कि अलीवर्दी खां मराठाओं से संधि कर लेंगे। ये याद रखेंगे, मराठाओं और अलीवर्दी खां के बीच में जो संधि होती है वो 1751 में होती है। और ये याद रखेंगे, इस संधि के दौरान कुछ पैसे और साथ साथ जो ओडिशा का जो कारभार बंगाल में मिल गया
गया था, हम आपको पहले बता दिए हैं। अब यही ओडिशा का जो प्रांत है ये किसको सौंप दिए जाएंगे, तो मराठाओं को दे दिए जाएंगे। माने संधि में ओडिशा किसको मिल गया, मराठाओं को, यानी ओडिशा का कारभार बंगाल से अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ध्यान में रखेंगे बातें, 1756 आते आते अब यही अलीवर्दी खां जो है अब ये बुजुर्ग हो चले थे। क्योंकि इनके अगर जन्म की बात कर ले तो जन्म 1671 का है, यानी पिछले शताब्दी की बात कर लेंगे उसी टाइम में 1671 और अभी चला 1756, ये काफी बुजुर्ग हो गए हैं, इसीलिए यहां पर हम एक शब्द का प्रयोग किए हैं वृद्ध अलीवर्दी। तो ध्यान सुनेंगे, वृद्ध अलीवर्दी खां जब बुजुर्ग हो गए तो अब लग रहा था कि बंगाल के अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखेंगे कि अलीवर्दी खां का अपना कोई पुत्र नहीं था, अलीवर्दी खां की केवल 3 बेटियां थी और 3 बेटी को तो बंगाल का नवाब बनाया नहीं जा सकता था। तो ध्यान में रखेंगे इनकी एक छोटी वाली बेटी थी, और ऐसे भी कई लोग को नाना होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि नाना की छोटकी जो बेटी होंगे वो ज्यादा तनी मनी मान आदर होंगे, और छोटकी बेटी के अगर बेटा या बेटी हो यानी नाती और नतनी जो होगा वो छोटकी बेटी से अगर होगा तो वो नाती या नतनी बड़ा फेवरेट होता है किसी भी नाना को लेकर के। अब कहिएगा कि ऐसे कैसे, काहे कि पहले जो बड़े मान लेते हैं बेटी होंगे उसके तो बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, तो बड़े बच्चे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो सबसे छोटी जो बेटी है उसका जो बेटा है उनका नाम है सिराजुद्दौला। अब यहां पे इस हिसाब से आप नहीं आंकलन कर लीजिएगा कि छोटी बेटी का ज्यादा प्यारा है इसीलिए उसको गद्दी पर बैठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी बेटी के छोटे जो बेटा यानी जो अलीवर्दी खां के जो नाती हुआ छोटकी बेटी से, तो वो जो नाती है वो के योग्य नाती है, तो उसी में काबिल तारीफ उनमें ये काबिल देखे कि बंगाल का नवाब बड़ा बढ़िया से रह सकता है। भाई बंगाल के नवाब की सारी योग्यता उनमें देख करके फाइनल वो डिसाइड कर लिए कि इसी को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, इधर क्या हुआ बात को समझिएगा कि जो खास करके इनके फैमिली बैकग्राउंड को एक बार देखेंगे। यहां पर क्या है कि अलीवर्दी खां को ये क्या बना दिए, अलीवर्दी खां जो है वो सिराजुद्दौला को बंगाल का क्या बना दिए, नवाब। बंगाल का क्या बना दिए, नवाब। किसको बनाए, सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला कौन है, तो अलीवर्दी खां के छोटी बेटी का लड़का है सिराजुद्दौला। अब एक बात तो समझ में आता है कि चलो भाई बना तो दिए, लेकिन अलीवर्दी खां के एक ही बेटी नहीं थी, अलीवर्दी खां के 3 बेटियां हैं। तो बताओ बाकी बेटी को खटकेगा कि नहीं कि हमको नहीं काहे बनाए, हम्मर बेटा के काहे नहीं बना दिए, बड़ा आपको छोटकी बेटिया के छोटकी बेटवा बड़ा आपको प्यारा था, हम्मर बेटवा गरगट लग रहा है का। लेकिन ये बेचारों तो बुजुर्ग हो चले थे, इनको जो स्वास्थ्य जो था वो दिन प्रतिदिन गिर रहा था। कहिएगा कि स्वास्थ्य कैसे गिर रहा है, तो एक तरफ ये वृद्ध भी है और काफी लंबे समय तक इनको मराठाओं से आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस दौरान ये जख्मी भी हो गए थे जिनसे इनके स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरने में ज्यादा वो आक्रमण वाला योगदान दे दिया। तो ध्यान से सुनेंगे, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होता है, लेकिन मृत्यु होने से पहले सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बैठा देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, बेचारा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बना है और इसी वर्ष गृह युद्ध का सामना, माने घरे में परिवार में लड़ाई। अभी परिवार में कैसे लड़ाई होगा भाई, पहले बात को सुनिएगा। एगो ढाका में इनकी एक मौसी है सिराजुद्दौला के, यानी ये भी अलीवर्दी खां के क्या है तो बेटी है। अब ढाका में एगो मौसी है, ये मौसिया के नाम है घसीटी बेगम, ये बीच के है सबसे बड़ी बहन, जो ध्यान सुनिए सबसे बड़ी बेटी है हो गई, और एक छोटी बेटी का जो लड़का है वो सिराजुद्दौला है, और जो बीच वाली है पता नहीं उसको संजली मंजली ऐसी कुछ कहते हैं, और बीच वाली जो है वो खुद है घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम क्या कर रही है कि बंगाल में जो ढाका पहले था पुरानी राजधानी, क्योंकि बताए थे कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया था, ठीक है, जब उसको अब दीवान से सूबेदारी मिल गया था। पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है, चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो ढाका का जो इलाका रह गया था, ये ढाका में घसीटी बेगम जो है ऐसे ही राज करती थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लड़की के पिताजी उस समय अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे। तब बंगाल के नवाब थे तो कहीं तनी मनी फिरकी ले करके हल्का
फुल्का ढाका उका में राज कर लेती थी। और ये अपना एक दीवान भी रखती थी। दीवान समझते होंगे, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि मुख्य रूप से अगर कोई एरिया हो तो वहां दो पद होते हैं, एक निजामत का पद होता है, एक दीवान का। दीवान राजस्व विभाग समझ जाइए, वहां केवल पैसे आएंगे। निजामत का मतलब हो गया कि जनता की जो भी समस्याएं हैं, पुल बनाना, सड़क बनाना, झोपड़ी कोई जला दिया, उस सबके जिम्मेवारी वाला पद है। तो इसका एक भी अपना एक दीवान था भाई घसीटी बेगम का। अब ध्यान से सुनेंगे तो घसीटी बेगम क्या हो गया कि सिराजुद्दौला के एंटी हो गए। इसको लग रहा था घसीटी बेगम को कितना दिन से हम ढाका संभाल रहे थे, हमरों में तो काबिल है, हम तो बंगाल के नवाब बन जाएंगे, लेकिन इसको जो है से कि अलीवर्दी खान नहीं बनाए। अब क्या हो गया, एक और सिराजुद्दौला के बड़ी मौसी का एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान में रखिएगा, शौकत जंग लिखा हुआ है। और ये शौकत जंग भी है सिराजुद्दौला के एंटी में हो गया। अरे भैया छोटे लाइफ ठीक है, बड़े लाइफ में खूब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो पता चलेगा अपने मौसेरा भाई जो है लड़ाई करेगा। अभी छोटे लाइफ में है तो आप मौसेरा भाई, फुफेरा भाई मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, एक दूसरे के सर तो नहीं उतार रहे हैं। लेकिन जब बड़ी चीजों की अगर ख्वाहिश हो और गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर के, तो किसका सर, बाप का सर भी जा सकता है, बेटा के सर भी जा सकता है। बड़ी तरह की समस्या। आप देखिए, खुद देख लीजिए क्या हो रहा है कि शौकत जंग सिराजुद्दौला के एंटी हो गया। शौकत जंग है कौन, तो ये सिराजुद्दौला के बड़ी मौसी का लड़का है, यानी मौसेरे भाई न लग गया। इसके अलावे में खुद इनके एक सामने एंटी में हो गई है मौसी, घसीटी बेगम मौसी का नाम है। और मौसी के दीवान जो है वो दीवानों मौसी के साथ आ गया है। तो इधर से दू वो अपने परिवार के आदमी एंटी होल है। अब जब देखा ये दोनों के एंटी, तो अंग्रेज भी एकरे साथ देवे गया। अब आपके मन में ख्याल आएगा अंग्रेज का है इन्हें दाव पीछे लगा रहा है, तो बात को समझिएगा। जैसे ही 1756 में सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, तो आपको बताए थे पिछले दिन कि फारूक सियर अंग्रेज को एक जो है फरमान दिया था, व्यापारिक फरमान दिए थे, जिसको दस्तक या पासेस बोलते हैं। उसको दिखा करके बंगाल से आप फ्री में व्यापार कर सकते हैं। और वो क्या था कि उसके लिए राजस्व विभाग में, मुगल का जो राजस्व विभाग होता था, वहां सालाना 3000 रुपया आपको जमा करना है। तो अंग्रेज सालाना के 3000 दे करके वो दस्तक ले लिया था। और बताए थे कि उसके दुरुपयोग के बारे में भी कि अब अंग्रेज क्या करता था, उसका व्यापारिक फरमान जो था ना, दस्तक, उसका दुरुपयोग करता था। अपने तो फ्री में व्यापार करवे करता था और दूसरों को काट दे करके व्यापार करा के 2 पैसा बचा करके उससे पैसा ऐंठता था कि अरे चलो तुम्हारा 50 रुपया बचा दिए तो 30 रुपया इन्हें लाभो, तुम्हारा 10,000 बंगाल के व्यापार में टैक्स को बचाए हैं तो चलो 3000 4000 इन्हें लाभो। तो वो उन्हें से भी कमा लेता था अंग्रेज, तो दुरुपयोग कर रहा था। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला कहा कि चलता होगा कि करो जमाना में तोर दस्तक के वैल्यू होता होगा, लेकिन अब यहाँ पर कोई तोर जो है दस्तक उस्तक नहीं चलेगा। तो बात को समझिएगा, 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दस्तक प्रयोग करने से मना कर दिया। साथ ही साथ ध्यान से सुनेंगे, 56 की ही बात आपको ध्यान में रखना है कि इस सब के कारण अंग्रेज जो है 56 में इस सब के कारण अंग्रेज भड़क गया। और भड़क जाने से अंग्रेज जो है इसके मौसी को सपोर्ट कर रहा है कि कैसू ई आदमी के बंगाल के नवाब से कहानी साफ कर देना है। और इसी को लेकर के कहते हैं कि पूर्णिया में याद रखेंगे, एक पूर्णिया के जो शौकत जंग था, इसके बड़ी मौसी का लड़का, और ये शौकत जंग घसीटी बेगम और अंग्रेज, ये तीनों के तीनों जो है सब मिल गए और सब मिलकर करके सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई किए। ध्यान से सुनेंगे। और इस लड़ाई को कहते हैं मनिहारी का युद्ध। और मनिहारी का युद्ध होता कहाँ है, तो कटिहार। कटिहार आप जानते ही होंगे, बिहार के लोग होंगे तो और जानते होंगे, उस समय बिहार बंगाल में ही था, ठीक है। तो कटिहार के पास में याद रखेंगे जगह है मनिहारी, और यहीं पर युद्ध होता है, इसको कहते हैं मनिहारी का युद्ध। तो मनिहारी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच, सुन लीजिए पहले, सिराजुद्दौला वर्सेस, यानी सिराजुद्दौला और इधर में कौन कौन है जी, तो शौकत जंग है, और कौन कौन है, घसीटी बेगम है, अंग्रेज है। इस सबको लेकर करके फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, तो लड़ाई किस लिए हो रहा है, तो केवल उत्तराधिकारी को लेकर के गद्दी पर हम बैठते, ठीक है। और अंग्रेज जाकर के एक मौसी के दाव पेच कर दिया कि तुम बैठ जाओगे, एकरो फुसल ला दिया शौकतो जंगज के, कह रहे तू तो योग्य है, मैंने कह दिया होगा, ये चढ़ा दिया। अब क्या किया बेचारा सिराजुद्दौला, देखो अलीवर्दी खां इसको ऐसे ही नहीं बनाया है बंगाल का नवाब, ये क्या कर दिया, सिराजुद्दौला जो है कब्ज की कहानी साफ कर दिया। और एकरा में जो सिराजुद्दौला के जो अपना मौसेरा भाई शौकत जंग था भैया, ये शौकत जंग को मार डाला रे भैया सिराजुद्दौला। अब देख
रहे हैं, अपने मौसेरे भाई के कत्ल करने पर जा रहे हैं। मौसेरो भावा कम नहीं है, यू बोल था, अरे कहूँ मांग लेता छोटा सा क्षेत्र राज कर लेता, बंगाल के नवाब बन गए नवाब। चलो तो शौकत जंग की कहानी क्या कर दिया, साफ कर दिया। कौन कर दिया साफ? तो ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। ठीक है, आगे ध्यान से सुनेंगे। अब बंगाल में कुछ और बातें आ रहे हैं। बंगाल में अंग्रेज और फ्रांस दोनों की कंपनियां है, फ्रेंच की कंपनियां यानी फ्रांस की कंपनियां भी बंगाल में व्यापार कर रही है और अंग्रेज कंपनियां भी बंगाल में व्यापार कर रही थी। इन दौरान क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध का माहौल छा गया। ये युद्ध इसका स्टार्टिंग हो गया, इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो जब 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, किसके बीच हुआ ये भी ध्यान में रखेंगे, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो यहां पर क्या किया, बात को समझेंगे कि बंगाल में कुछ व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का भी था और कुछ व्यापारिक जहां पे हब है अंग्रेज के और ये फ्रांस के। तो मान ले ये फ्रांस के भी व्यापारिक केंद्र है और ये अंग्रेज का व्यापारिक केंद्र। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वहां फ्रांस और ब्रिटेन में कस के लड़ाई हो जाएगा, तो ये दोनों यहां लड़ा लड़ी कर लेगा। तो ये सोच रहा है कि हम अपने व्यापारिक केंद्रों को, जो हमारा फैक्ट्री है उसको एकदम मोटा मोटा जो है कि एकदम दीवार से चारों तरफ से इसको पैक करने के फेरा में ही लगे गया। ध्यान दीजिएगा बात को कि चारों तरफ से मोटा मोटा दीवार से एकदम, देखे है ना गांव में 20-30 इंचिया दीवार पुराना होता है, एकदम मोटे मोटे क्या किया कि दीवारों से चारों तरफ से बंद करने लगा। इसको कहते हैं किले बंद या दुर्गीकरण कह सकते हो। ठीक है, जब ये करने लगा तो ये नवाब से कोई अनुमति नहीं ले ले है। फ्रांस भी वही काम कर रहा है, फ्रांस की जो कंपनियां है, फ्रेंच कंपनियां, वही काम कर रहा है कि ये भी अपने जो फैक्ट्री वाला इलाका है जहां पे व्यापारिक केंद्र है, इसको चारों तरफ से दुर्गीकरण किलेबंदी करने लगा। जब ये बात नवाब को पता चला तो भाई नवाब को गुस्सा आ गया। अब बताइए, आपके इलाका में जैसे मान लेते हैं कि हम या आप कहीं रेंट पे मकान लेके रह रहे हैं और मकान लेते लेते मेरा जहां सामान उमान है, अब हमको लग रहा है कि नहीं एने से ही ठीक नहीं है, दरवाजा एने होना चाहिए, चाहे यहाँ किचन ठीक नहीं है इधर किचन होना चाहिए, और दूसरे का मकान में बिना मकान मालिक से पूछे एने से एने दीवार उवाल तोड़ के एने दरवाजा निकालने लगेंगे। अब मकान मालिक जानेंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला फ्रेंच की कंपनियों को मना किया कि नहीं, आप बिना यहाँ पर हमारी अनुमति के या ऐसे भी आप यहाँ पे किलाबंदी नहीं कर सकते। तो बेचारा फ्रेंच की जो कंपनियां है वो मान गया, बंगाल के नवाब की बात मान लिया और यहाँ पे ये क्या किया कि किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन ये ब्रिटेन वाला बड़ा खत्म था, सॉरी ब्रिटेन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी समझिएगा, क्योंकि वहां की आई हुई एक कंपनियां है ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला लगा कि है क्या कर लेगा, देख लेंगे, हम अपना दुर्गीकरण करबे करेंगे। तो ये क्या किया कि दुर्गीकरण करना स्टार्ट कर दिया। ये दुर्गीकरण जो हो रहा था ये बिना नवाब के आज्ञा के हो रहा था। याद रखेंगे, बिना नवाब के क्या हो रहा था? आज्ञा के। तो बिना नवाब के आज्ञा के होने के कारण अब क्या हो गया कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, ये सबके यहाँ से लेकर के खरीद दो, कहीं एक देश से ले। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फाइनली लड़ाई होगा। बात को समझ में आ रहा है आपको? लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई के कारण ध्यान में रखिएगा, लड़ाई का कारण क्या है? तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फोर्ट विलियम में को किलेबंदी कर रही है, जो उनका व्यापारिक केंद्र था कलकत्ता में, और उनको क्या कर रहा है? किलेबंदी कर रहा है। कौन किलेबंदी कर रहा है? अंग्रेज। और किसके अनुमति के विरुद्ध? तो नवाब के आज्ञा के अनुमति के विरुद्ध। नवाब को कहा गया गुस्सा, नवाब क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब फोर्ट विलियम पे आक्रमण किया तो फोर्ट विलियम पे जब आक्रमण किया, कलकत्ता को कहते हैं जी, ध्यान में रखें कलकत्ता में है। तो फोर्ट विलियम पे जैसे ही आक्रमण करता है सिराजुद्दौला, तो बात को आपको समझना यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजों को कहानी धीरे धीरे कर करके साफ कर देता है। अंग्रेज को जब मारता है यहाँ लेकर तो खरीद देता है दक्षिण में जाकर के, इधर फाल्टा द्वीप है, ये फाल्टा द्वीप में चल जाता है। बात को समझेंगे, ये घटना जून 1756 की है। जून 1756 में सिराजुद्दौला, इसको शॉर्ट में लिखे हैं सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों को परास्त कर दिया और अंग्रेज को फाइनली बंगाल छोड़ना पड़ गया। और इनके जो फोर्ट विलियम थे जिनका ये दुर्गीकरण कर रहा था अंग्रेज, ये फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का क्या हो गया? तो कब्जा हो गया। और आगे ध्यान में रखेंगे बात को, ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज कहां भाग गए जा कर करके? तो फाल्टा द्वीप पर भाग गए। अब मेन बात आगे हम ध्यान में आपको बताएं, आगे के चार्ट भी लिखे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा इंटरेस्ट अब आना शुरू होगा। अभी इतना समझ में आ गया कि अंग्रेज बंगाल छोड़ दिया है, बेचारा यहाँ किलाबंदी कर रहा था, अब रहेला जगह नहीं मिल रहा है,
खरीद के भगा दिया है। अब मेन चीज ध्यान से सुनिएगा, इसी में कहते हैं इसी दौरान 56 में ही 1756 में एक घटना आती है। ध्यान से सुनेंगे, जून 1756 की बातें हम आपको बताई। अब 1756 में एक घटना आती है, कहते हैं ना कि जब यहाँ फोर्ट विलियम पे आक्रमण किया था सिराजुद्दौला, तो यहाँ पे कुछ अंग्रेजों को पकड़ कर करके एगो रूम में बंद कमरा में क्या कर दिया था, तो कैद कर दिया। अब इस बात को आपको समझना क्या है कि इसी में से कैद खाने में से एक अंग्रेज बचता है, उस अंग्रेज का ही नाम है जेजेड हालबेल। इनको आप ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा झूठा आदमी है, ये चोर, एकदम चोर है, महाचोर आदमी है। ये क्या कह रहा है कि हमको क्या किया सिराजुद्दौला, तो एगो 18x14 के कमरा में, याद रखेंगे 18x14 का कमरा कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। 18x14 के कमरा में क्या किया कि 146 गो अंग्रेज को ये बंद करा दिया, बलजोरी पैक कर दिया के तो सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैक तो शाम में कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कैसू पूछ कास के टेल टाल करके एगो पर एगो बोड़ा लिखा अंग्रेजवन के सब लाल बंदरन के सैंत दिया। तो सैंत दिया तो अगला दिन पता चला कि 146 में से 123 गो आदमी के कहानी साफ हो गया। तो 123 आदमी की मृत्यु हो गया। जब निकाला तब पता चला मात्र 23 गो आदमी था जो जिंदा बचा। याद रखेंगे 146 गो के बंद किया था, वो में एगो लड़कियों के बंद कर दिया था। और ये कहता है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जेजेड हालबेल साहब कह रहे हैं, यहू अंग्रेजे थे। ये कहें कि एकरा में से एगो हमहू थे, एकरे में से एगो हमहू थे, कैसे कैसे हमर प्राण बच गया रात भर। ये काल कोठरी था, 18x14 के कमरा जो था, इसमें कहीं से लाइट नहीं आ रहा था, एकदम ये कोठरी जो था एकदम पूरा खतरनाक था, लाइट, रोशनी, हवा, पानी कहीं से आने की व्यवस्था नहीं था, एकदम ब्लैक। इसीलिए इसको नाम देते हैं, इस घटना को कहते हैं ब्लैक हॉल की घटना। अब ब्लैक हॉलबेल की घटना क्यों कहते हैं, क्योंकि इस आदमी का नाम ही देखिए हॉलबेल है, ठीक है। तो इसको ब्लैक हॉल या हॉलबेल की घटना कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक हॉलबेल की घटना। तो ये कहानी बयां कौन कर रहा है, तो हॉलबेल ही कर रहा है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सरासर झूठी बात है। 146 आदमी को 18x14 के कमरा में जैसे कि बंद किया ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये एगो मनगढ़ंत है कि क्या सही है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कहानी के घटना जो है जेजेड हालबेल ये गढ़ा, और गढ़ने के बाद क्या कह रहा है कि अब धीरे धीरे देखिए हम लोग फाल्टा द्वीप पर भागल है, फोर्ट विलियम को खाली करा दिया है, अंग्रेज को फोर्ट विलियम से सिराजुद्दौला खाली करा दिया, फाल्टा द्वीप पर गए है। तब इसमें क्या होता है कि दो खतरनाक आदमी आता है, एगो के नाम क्लाइव है, एगो के नाम वाटसन है। वाटसन और क्लाइव, ध्यान से सुनेंगे, दोनों अंग्रेज आदमी आया और आ कर करके क्या कर रहा है कि इसी घटना को लेकर कर करके और सिराजुद्दौला पे एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है। बात को समझिएगा, सिराजुद्दौला पे आरोप लगा रहा है कि तुम हमारे 146 आदमी को बंद कर दिए हो और 123 का कत्ल हो गया है। माने ये आरोप बेचारा सिराजुद्दौला का है कि ऐसा नहीं है, ये कहा कि एकदम है, देखिए इनमें यू एगो बचल है जेजेड हालबेल के बारे में। और इसी तरह से किसी तरह से नियम कानून से थोप कर करके और सिराजुद्दौला के गुनहगार साबित कर रहा है। वो समझ रहा है सिराजुद्दौला कि ये एकदम मधुमक्खी के समान है। मधुमक्खी को कैसे होता है कि मधुमक्खी को अगर आप ज्यादा छेड़ दीजिएगा तब फिर वो काट के भभोर लेगा, एकदम एक बार ढेला मारिएगा लगेगा कि उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, एनो एनो भभोर लेगा। लेकिन जैसे मधुमक्खी को सहलाइएगा तो एकदम मीठा मीठा आपको शहद देगा, एकदम शहद खाइएगा तब मोटा जाइएगा। तब कहा जाता है कर बातें मान लेते हैं ना, तो ये एकदम बनच्चर आदमी है। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि जनवरी 1757 आप समझ गए कि क्लाइव आया और क्लाइव आकर के क्लाइव अंग्रेज है और सिराजुद्दौला पे कैसू आरोप लगाया इस घटना को लेकर के, और आरोप लगा करके फाइनली कलकत्ता पर फिर से अंग्रेज आ जाते हैं और पुनः कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लेता है। क्लाइव और वाटसन ने आया और इसी के भूमिका के द्वारा अंग्रेज को फिर से एक बार कलकत्ता पे रहने का अधिकार मिल जाता है। और फाइनली बहुत तंगी के बाद से ये याद रखेंगे अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कि इन लोग से संधि करके आराम से समझौता कर लेते हैं। अलीगढ़ की संधि होती है 17 फरवरी 1757 में, ये जनवरी में
जाता है, फरवरी में संधि करता है। और इस संधि में क्या हुआ, ये बात को ध्यान सुनेंगे। संधि में अंग्रेज कहा कि पुराने जो हमारे व्यापारिक अधिकार थे उस अधिकार को हमको दिया जाए। सिराजुद्दौला की तरफ से पुराने व्यापारिक अधिकार की मान्यता मिल गई। पुराने व्यापारिक अधिकार समझ रहे हैं ना, जो व्यापार करने का जो अधिकार पहले से मिला था कि आप फरमान दिखा करके अब बंगाल से आराम से व्यापार वगैरह कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे भी और है, इतना % टैक्स देना पड़ेगा, इतना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी मोटा मोटी आप सीखिए कि पुराने व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया, मान्यता दे दी गई। इसके अलावा सिक्के ढालने की भी जो अनुमति है वो भी अंग्रेज को क्या हो गया, मिल गया। और जिस किलेबंदी को लेकर के ये जो मारा मारी हुआ था, ब्लैक होल तक के हो गया, फाल्टा तक खरीद दिया सिराजुद्दौला। अब फाइनली अब किलेबंदी की भी यहां अनुमति अंग्रेजों को मिल चुका था। तो ये ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेज को क्या अलीनगर की संधि में हो रहा है, पुराने व्यापारिक अधिकार मिल जा रहे हैं, सिक्के ढालने की अनुमति मिल रहे हैं, और एक बार किलेबंदी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने व्यापारिक केंद्रों को। और BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो है युद्ध का क्षतिपूर्ति भी मिला कि जो फाइनली युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला में, उसमें जो भी अंग्रेज का खतरा है वो भी मिलना चाहिए। तो ये भी चीजें हुआ। अलीनगर के संधि समझ रहे हैं, बड़ा बेजोड़ संधि है, अंग्रेज फायदा में है। चलिए ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेज एक बार फिर से बंगाल में स्थापित हो चुके थे, अपने इलाका फोर्ट विलियम के भागों पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन अंग्रेजों को चैन नहीं आ रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि यार ये आदमी बढ़िया नहीं है सिराजुद्दौला, किसी तरह से इसको नवाब के पद से हटा दिया जाए और फाइनली ऐसे व्यक्ति को हम बैठा दे कि जो हमारे हाथों का कठपुतली रहे, जिसको हम जैसे चाहे वैसे नचाएं। यही ललक में ध्यान से सुनेंगे, क्लाइव यहां आ गया है। क्लाइव बड़ा खुरपाती आदमी है। अभी देखो ना, क्लाइव बहुत खुरपाती टाइप का आदमी है। एक तो क्लाइव वर्सन दोनों मिल गया, तो क्लाइव और वर्सन के कारण ही एक बार फिर से बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेज डेरा डाल रहा है, नहीं तो ये सबका मजाल नहीं था। ध्यान से सुनेंगे, अब क्लाइव सोच रहा है कि किसी तरह से बंगाल के एरिया में जो नवाब है ना बंगाल का सिराजुद्दौला, इसको हटा दिया जाए। अब हटाने के लिए क्या कर रहा है, ये सोचा कि मेन आदमी की मिलाना पड़ेगा। चूंकि अंग्रेज की संख्या बहुत कम है, उनकी सेना की संख्या बहुत कम है। अंग्रेज जानता है कि अगर सिराजुद्दौला से आमने सामने की अगर लड़ाई करेंगे तो हमारी हार पक्की है। चूंकि सिराजुद्दौला के पास जो सैनिक है वो 50,000 से भी अधिक है, और अंग्रेज बहुत इकट्ठा कर लेता था, 2-3 हजार के संख्या में ये लोग था। तो उतना से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, कहां 2-3 हजार, कहां 50-60 हजार, एकदम मसल देता, चुट्टी की तरह जो है कि एकदम मीस देता। समझ रहे बात ना। तो ये चीज का अनुभव इनको पहले से था। ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये सोचे किसी तरह से सेनापति को अपने अंडर में ले लिए। तो अंडर में लेने के लिए पहले क्या किए, ध्यान में रखिएगा बात को। ये सोचे कि जब तक सेनापति हमारे फेवर में नहीं होता है तब तक हम बंगाल में कुछ कर नहीं सकते। सेनापति समझते हो ना, जितने भी बंगाल में जितने भी सेना होंगे, या किसी भी सेनापति का मतलब सभी सेनाओं का जो कमांड संभालेगा उस सेनापति कमांडर है, वो अगर कहेगा बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ तो एकदम दाएं मुड़ेगा। बात को समझिएगा। और राजा क्या है, राजा सेनापति को कहेगा कि अपनी सेना को इधर आक्रमण करने के लिए बोलो, या सेना को आगे बढ़ने के लिए बोले, राजा सेनापति को ऑर्डर करेगा और सेनापति सेना को। बाकी राजा कहेगा कि दाएं मुड़ो और बाएं मुड़ो, कुछ नहीं, जब तक सेनापति का ऑर्डर नहीं होगा सेना नहीं है न चलेगा। बात को समझिएगा। तो इस समय बंगाल का सेनापति है मीर जाफर। तीनों के नाम और तीनों के काम देखिए कि कौन कौन के क्या काम है। मीर जाफर कौन है, तो ये बंगाल का सेनापति है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपको, हम यहाँ चार्ट खाली ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक से भी सवाल आएंगे, ये जड़ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बात को। मीर जाफर बंगाल का क्या है भैया, सेनापति है। आगे याद रखेंगे एक और आदमी है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ बंगाल का दीवान है। बाकी आपको दीवान का मतलब तो खूब समझ में आता होगा, पहले से अगर देख रहे हैं तो। चूंकि जितना भी राजस्व का कलेक्ट करने वाले जो मेन अधिकारी है, वो अधिकारी कौन है, राय दुर्लभ। पद होता है दीवानी, और दीवानी के जो काम संभाले वो कहलाता है दीवान। तो दीवान अभी कौन है, राय दुर्लभ। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, एक अमीन चंद है, और अमीन चंद का कहने छोड़ दीजिए, इस सेठ है, और ये बंगाल का सबसे बड़ा सेठ है। अगर बंगाल में किसी कितनो बड़ा बड़ा आदमी रहे, अगर उसको भी अगर कर्जा की जरूरत होता है तो वो अमीन चंद्र से मुलाकात करे, अमीन चंद ओकरा खूब सूद पर रुपया लगाएगा। तो एकदम सूद पर रुपया लगावे वाला बड़ा नामी आदमी है, एक नाम कोची है अमीन चंद। तो ये पैसा वाला लेता देता है, सूद ब्याज इधर उधर लगाता है, तो इसको कुछ से मतलब नहीं है कौन राज कर रहा है कि नहीं, हमारा पैसा आना चाहिए। तो 3 आदमी का नाम याद रखेंगे। सेनापति कौन है, मीर जाफर, दीवान कौन है, राय दुर्लभ, और सेठ है अमीन चंद। बंगाल का सेठ है अमीन चंद। 3 के नाम याद रखेंगे।
आप ध्यान सुनेंगे। सेनापति का जो पद है थोड़ा ऊपर वाला पद है, सेनापति राजा के करीब होते हैं, समझ रहे बात ना, नवाबों के करीब होंगे। तो किसी तरह से क्लाइव सोचा कि पर्सनली सेनापति से मिला जाए, लेकिन इनसे शायद बातें नहीं होंगी, तो किसी तरह से अमीन चंद जो सूद पर रुपया लगाए वाला आदमी, ब्याज व्याज पर पैसा लगाता है, किसी को कर्ज देता है ये, तो अमीन चंद से क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव, यानी क्लाइव आप शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, क्लाइव अमीन चंद से बात किया कि किसी तरह से हमारी जो बातें हैं वो मीटिंग कराओ। भाई किससे मीटिंग कराओ? तो मीर जाफर से। मीर जाफर से हमारा एगो जो है से कि मीटिंग रखो और हम कुछ बात करेंगे। इस समझ रहा था कि अरे क्लाइव और सेनापति से बात करेगा, आखिर क्या करेगा? लग रहा था कि कुछ ना कुछ खुरपाटी होने वाला है। ये कहा कि भैया बात का है, जब तक बात नहीं बताइए हम कैसे मिला देंगे? वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, वो बहुत भाई बंगाल के सेनापति है, तो उनको से मुलाकात करने बिना कोई मोटिव का कैसे हम मिला दें? तो ये धीरे धीरे बताया और ये जाना, तो कहा कि देखिए हम एक बात पे आपको जो है कि उनसे मीटिंग कराएंगे। सबसे पहले ये अपना बात रखा प्रस्ताव अमीन चंद कि मीटिंग करावे के खाली 30 लाख रुपया लेंगे। आप सोच लीजिए कि उस टाइम में 30 लाख रुपया का बहुत बड़ा योगदान महत्व है। 30 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन अमीन चंद कह रहा है कि हम 30 लाख रुपया केवल सेनापति से आपके मीटिंग कराने के लेंगे। आप क्या बताइए न बताइए उसे कुछ नहीं जानते हैं। अगर मीटिंग सक्सेस हो गया तो उन्हें घूल मटोल करके बंगाल के नवाब के गिरा देगा और फाइनली तुम लोग अपने पसंद से बंगाल के नवाब बना लोगे, यानी मीर जाफर को बंगाल के नवाब बना दोगे, तो हम बंगाल के खजाना से 50% आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए। देखो कितना बड़का चुके मुंह फाड़ले है। एगो कह रहा है कि 30% जो है, सॉरी 30 लाख रुपया पहले खाली मीटिंग करावे के लेंगे। अगर तो नहीं झोल भाल कुछ किया, झोल झाल काम, तब फिर अगर बंगाल के नवाब अगर किसी को अपने गद्दी पर बैठाए हुए, तो नवाब बंगाल में के जितना खजाना है वो खजाने के 50% खजाना हम लेंगे। तो ये तो भाई क्लाइव सुन करके डर गया, कैसन आदमी से पाला पड़ गया है, ये तो एकदम पाका लोभी, एकदम आदमी लोभियों में लोभी, महाखत्म आदमी। लेकिन फिर भी क्लाइव को लगा कि यही एक चारा है जिसके जरिए बहुत बढ़िया से मीर जाफर से हमारी बातें हो सकती है। तो कहते हैं कि क्लाइव ने इस अमीन चंद की बातों को स्वीकार कर लिया। अमीन चंद जो भी अपना है, चूंकि सूद पर रुपया लगाने वाला आदमी मौखिक रूप से कभी बिलीव किसी पे नहीं करता है। वो कहेगा कि हमारा लिखा पढ़ी, लिख के दीजिए कि हमारा पैसा दीजिएगा। तो दो फाइनली पेपर बना दिया। ओरिजिनल पेपर पे, चूंकि ओरिजिनल पेपर पे वाटसन साइन करने वाला नहीं था, तो याद रखेंगे ओरिजिनल जो पेपर था उस पे क्या किया भाई, ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट दो पेपर बनाए, और दोनों पेपर पे क्या किया, डुप्लीकेट पेपर पे क्लाइव जो है वो वाटसन का भी साइन मार दिया, अपने साइन मार दिया और दे दिया अमीन चंद को कि चलो पहले मीटिंग कराओ, मीटिंग होगा, हम आपको लिखित दे रहे हैं, पैसा देंगे, ठीक है। और फाइनली ये क्या किया, अमीन चंद ने, यानी जो बंगाल का सेठ था, ये बंगाल का सेनापति मीर जाफर से क्लाइव की बात करा दी। क्लाइव की जैसा ही बात होता है, बात को सुनेंगे तो जैसे ही क्लाइव की बात हो जाती है मीर जाफर से, पहले प्रस्ताव के हेडलाइन में ही अंग्रेज के तरफ से कहा जाता है कि बंगाल के अगला नवाब आप ही होंगे। अगर बताइए, अगर कोई आदमी बहुत दिन से सेनापति के पद पर रह रहा है और डायरेक्ट उसको कोई नवाब बना दे, तो नवाब बनने की लालसा किसको नहीं होगा? जो किसी दूसरे के इशारे से नाचते आया है, अब खुद का हुकूमत होगा, किसको नहीं पसंद आएगा, किसको नहीं रास आएगा? मीर जाफर के मन में ये लोभ था कि हम भी बंगाल का क्या बने, नवाब। और इसी चीज को नस धर लिया अंग्रेज, और अंग्रेज पहले ही प्रस्ताव के पहले लाइन में लिखता है कि अगला बंगाल के नवाब जो होगा वो मीर जाफर, यानी आपको बनाया जाएगा। मीर जाफर एकदम सुन के खुश, वाह ये तो एकदम मजा आ गया, मन के बात तुम कह दे रहे हो। इसके बाद के जितना भी प्रस्ताव थे, इसमें सभी प्रस्ताव अंग्रेजों ने अपने पक्ष में रखा। अंग्रेज कहे कि बंगाल के नवाब अगर आपको बनाएंगे तो कलकत्ता में जितना भी किलाबंदी करने में खर्च आएंगे उस खर्च का वहन आप करिएगा, साथ साथ हम अपने खर्च चलाने वलाने के लिए हमको बंगाल में 24 परगने की जमीन चाहिए, और तमाम बातें जो है अंग्रेज अपने पक्ष में मांग लिए। और केवल एक बात कि बंगाल का नवाब अगला मीर जाफर होगा, और मीर जाफर इसी बात से ठगा गया, पोटिया गया। अब मीर जाफर को कहा कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मैदान में, रणभूमि के मैदान में किसी तरह से उकसा कर करके, और मेन सेंटर जहां पे ज्यादा फोर्स होता है वहां से दूर हम बुलाएंगे किसको, सिराजुद्दौला को, युद्ध होगा और आप सेनाओं का कमान संभालिएगा, आप अपने सेना को आगे बढ़ने के लिए बोलिएगा ही नहीं, बस काम हो जाएगा, बस आपको इतना ही करना है, हम आपको अगला बंगाल का नवाब बनाने वाले हैं जल्द ही। ये मीटिंग हो गई फाइनली सबकी,
अब क्या होता है, उसका कर करके, अब उसकाना क्या था, आप देख ही रहे हैं कि अलीगढ़ के संधि में सिराजुद्दौला बहुत सारी चीजों को मान लिया था। अब इस दौरान क्या हो रहा था भाई कि जो सिराजुद्दौला है उस सिराजुद्दौला पे तमाम तरह के अंग्रेजों के तरफ से आरोप दाव पेश करके किसी तरह मैंने लड़वा देना है, यानी तुम हमसे लड़ो। और फाइनली सिराजुद्दौला तंग आकर करके और अंग्रेजों से मुकाबला करेगा। ध्यान से सुनेंगे। और ये तय हुआ कलकत्ता से, याद रखेंगे 32 किलोमीटर की दूरी पर, याद रखेंगे कलकत्ता से 32 किलोमीटर की दूरी पर प्लासी के मैदान में ये युद्ध 23 जून 1757, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को कलकत्ता से 32 किलोमीटर की दूरी पर प्लासी का मैदान, एक मैदान है, मैदान का नाम याद रखेंगे प्लासी, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और याद रखेंगे अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में फाइनली अंग्रेज जीत जाता है। कई विद्वान कहेंगे कि ये युद्ध है ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर के, आप समझ रहे हैं ना, अब हम पहले इसमें डीपली नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि मीर जाफर को मिला लिया गया है। मीर जाफर सेनापति है, जब राजा सेना को हुकूमत राजा सेनापति को ऑर्डर देगा कि अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने के लिए कहो, सेनापति बेचारा कुछ कहवे नहीं करेगा, न्यूट्रल, आप सेनापति की तरफ मुंह दे करके, और बेचारा सब समझ जाएगा। और इस समझने से पहले तो बेचारा लंबा लंबा फेंका होगा सिराजुद्दौला कि एकदम तुमको कवार देंगे, फेंक देंगे। लेकिन जब ये सेना को आगे बढ़ने के लिए बोला होगा, इसका सेना आगे नहीं बढ़ा होगा, तब बेचारा के लगा होगा अरे ये तो हम लोग को सब षड्यंत्र करके घेर लिया। हालांकि जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सिराजुद्दौला की तरफ से दो, एक खास करके कह सकते हो किसी आदमी का कुछ न कुछ जो होता है वो बड़ा चहेते, अपने जान गंवाने वाले भी, मैंने प्रिय आदमी उस तरह का होता है, मैंने वफादार आप कह सकते हो। वफादार में दो व्यक्ति, एक मीर मदन है और एक मोहन लाल है। ये मोहन लाल और मीर मदन दोनों आगे बढ़ के लड़े, लेकिन दो के लड़ने से क्या होते हैं, फाइनली सिराजुद्दौला को बंदी बना दिया गया, कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार। अभी प्लासी और बक्सर जब पढ़ेंगे तो दोनों युद्धों में जीत होगा अंग्रेजों की, ये बात ध्यान सुनेंगे, चाहे वो प्लासी हो चाहे बक्सर हो, दोनों में युद्ध किसके होगी, अंग्रेज के। और ये ध्यान सुनेंगे 1757, 23 जून 1757, आप एकदम ध्यान से सुनेंगे 1757, यही 100 वर्ष और हो जाएगा तो हो जाएगा 1857। 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पहले ये 1757 की क्रांति। और ये याद रखेंगे बंगाल में पैर पसारने का जो है कहीं ना कहीं एक ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया अंग्रेजों को। और ये अवसर दिलाने में मेन भूमिका किसका रहा, मीर जाफर को। शायद ये संधि पे हस्ताक्षर ही नहीं किया होता मीर जाफर और इस तरह के कहानी नहीं होता तो अंग्रेज को सिराजुद्दौला भगा दियागा अगर लड़ता तो इसीलिए याद रखेंगे कि क्लाइव के इस बात को मानने पर और अंग्रेजों की तरफ इस बात को लेकर के साइन किया मीर जाफर, और इसीलिए इसके हस्ताक्षर को देखते हुए इतिहासकार कहता है मीर जाफर को कि अंग्रेजों का गधा है। याद रखेंगे क्लाइव का गधा कहा है, तो याद रखेंगे मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्या कहा है, क्लाइव का गधा। कोई कहे क्लाइव का गधा किसे कहते हैं, तो यह है मीर जाफर। मीर जाफर है कौन, तो बंगाल का सेनापति है। ठीक है, अब ये सेनापति है और फाइनली लड़ाई हुआ, बेचारा सिराजुद्दौला एक बढ़िया योग्य जो नवाब था उसको ये लोग खत्म कर दिया। और फाइनली क्या हो गया, वादे के मुताबिक, बात ध्यान सुनेंगे, प्लासी के युद्ध के बाद दो परिणाम आता है। एक आपका तत्कालीन परिणाम आया और दूसरा एक दीर्घकालीन परिणाम, दोनों याद रखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन भी आएंगे, अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी आएंगे, कहेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्लासी के युद्ध के दो परिणाम को लिखे तो यहीं पे एक तत्कालीन परिणाम आएगा जी, एगो दीर्घकालीन। तुरंत क्या हुआ, तो तुरंत वादे के मुताबिक जो मीर जाफर बंगाल का नवाब था, इसको मीर जाफर जो बंगाल का एक सेनापति था, अब इसको बंगाल का क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। अंग्रेज की मांग थी कि 24 परगने की जमीन हमको चाहिए, अंग्रेज को तुरंत 24 परगने की जमीन मिल गया। साथ साथ अंग्रेज कहा कि हमको लड़ाई में खर्चा हुआ है और युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज 1,77,00,000 रुपये ले रहे हैं, किसको बना करके, तो मीर जाफर, ध्यान सुनेंगे, ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना के और युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में 1,77,00,000
177 लाख रुपया बंगाल के खजाना से ले लिया। और यही नहीं, और ये सब क्लाइव कहेगा कि अरे तोरा हम ही बनाए हैं ना, क्लाइवो घूस मांगेगा। अब 20 लाख रुपया ये लेखा जोखा में नहीं रहेगा, ये अंदर अंदर के बात है। 20 लाख रुपया क्लाइव लेगा और 10 लाख रुपया बेचारा क्लाइव अपने साथी वाटसन को भी दिलाएगा। तो वाटसन 10 लाख, क्लाइव 20 लाख, कंपनी ले रही है 1,77,00,000। यहाँ सी से करोड़ को इंडिकेट किए, एल से लाख शॉर्ट में लिखे 1,77,00,000 कंपनी ले ली। तो यानी बंगाल में खुली लूट है भैया। अभी ध्यान सुनेंगे आगे चल करके दीर्घकालीन परिणाम क्या हुआ इस प्लासी के युद्ध के। अब बेचारा सिराजुद्दौला एक योग्य व्यक्ति को ये लोग खत्म कर दिया है। अब यहां पर क्या हुआ, फाइनली कंपनी का बंगाल पर कंपनी का क्या हो गया, अधिकार। अगर ये मीर जाफर ऐसा नहीं करता, कंपनी का बंगाल पे अधिकार नहीं होता। अब यहां टॉपिक देख रहे हैं ना, उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद कहते हैं कि अगर किसी शहरों पे किसी खास अगर किसी शहरों पे दूसरे देशों के लोगों के, दूसरे व्यक्तियों का अगर वहां अधिकार हो जाए, वो किसी के अधीन अगर कोई शहर हो जाता है ना, तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद के चंगुल में प्लासी युद्ध के बाद पहला हमारा शहर बंगाल जो है उपनिवेशवाद के चंगुल में आ गया। अभी थोड़ी सी और बातें सुनेंगे, आपको बहुत चीज समझ में आना है। अभी बात को ध्यान सुनेंगे। ये दीर्घकालीन परिणाम में एक बात और ध्यान सुनेंगे। साम्राज्य के प्रमुख, भारत में जो ये बंगाल है, इस बंगाल के साम्राज्य के प्रमुख दावेदार कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। और अंग्रेज अपनी सेना को धीरे धीरे क्या कर लिया, मजबूत। चूंकि अंग्रेज अपने मनपसंद का आदमी बंगाल में बैठाया हुआ है, अंग्रेज को जब भी पैसे की जरूरत हो ये नवाब को हुरेगा, और नवाब क्या करेगा, खजाना में हाथ डालेगा और कंपनी को बिना देखे दे देगा। चूंकि इतना पैसा की लूट मचेगा, इतना पैसे अंग्रेज मांगेंगे कि बेचारा अगर मीर जाफर देखेगा तो करा दिल के दौरा आ जाएगा, खजाना में हाथ डाले दे देवे। यानी कहीं ना कहीं अभी भी धीरे धीरे आप आगे के इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा, मीर जाफर भी बेचारा लगेगा कि हम गलती कर दिए हैं। और फाइनली मीर जाफर जो है खजाना में से ज्यादा पैसा देने के लिए नहीं चाहेगा। तो कहते हैं ना कि नया नया अगर गाय आता है, खूब कस के एकदम दुहाता है, मजा आ जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे अगर खाना पीना देवे नहीं करिएगा, चारा पानी देवे नहीं करिएगा, तो गाय तो दूध देना कम न कर देगी। और वही मीर जाफर के साथ हो गई कि अंग्रेज मीर जाफर को कामधेनु गाय समझ गए थे, बंगाल का नवाब बना दिए। अब लगे एकदम सुबह शाम मारे एकदम बाल्टी लेके दूध गारेला तैयार है। तब कितना गाड़िएगा, चरो पानी की व्यवस्था करिएगा कि खाली बाल्टिया से दूध छानिएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, चारा पानी की व्यवस्था नहीं, बंगाल के लिए कुछ बढ़िया किया नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं किया गया। अंग्रेज खाली जो है किसको नवाब बना के पैसे ले रहे हैं। तो इससे अंग्रेज को लंबे समय में क्या हुआ था, अंग्रेज की सेना मजबूत हो गई। और जो फ्रेंच की कंपनियों को लेकर करके यहाँ चल रही थी, फ्रेंच की कंपनियां यहाँ पे पराजित हो गई। फ्रेंच की कंपनियां, कहानी साफ हो गया यहाँ से। सर बात ना, ये पूरे बंगाल पे कब्जा किसका हो गया, तो ब्रिटिश का। तो ये दीर्घकालीन परिणाम थे। तो ये हम लोग प्लासी के युद्ध तक देख लिए। अब थोड़ी सी बक्सर युद्ध और द्वैध शासन। अगर जो बच्चे इतना तक समझ के और फिर चैप्टर, फिर आपका बंगाल, फिर जमींदार आएंगे, कितने प्रतिशत कैसे कैसे जो है कि ट्रांसफर हो जाएंगे, 95% से अधिक जमींदारी की जो नीलामी होगी, भू संपत्तियों की फर्जी होगी, तरह तरह के बात, रैयत बाड़ी पढ़ेंगे, अस्थायी बंदोबस्त से लेकर कर करके सभी महल बाड़ी, एकदम मजा आ जाएगा उधर जब एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर किया जाए। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके योग्य है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।